अगर आप इस वक्त को समराइज करना चाहते हैं जिसमें फ़िलहाल आप रहते हैं, तो आप टाइम कैप्सूल में कौन-कौन सी चीज़ें रखेंगे? हाँ, बस ये याद रखना कि उन्हें कई सालों के बाद खोला जाना है। काफ़ी टफ सवाल है ना? क्योंकि एक टाइम को सिर्फ़ आइटम्स की मदद से डिफ़ाइन करना निहायत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन जनाब, बहुतों ने ऐसा कर दिखाया और एक बार खोलने के बाद उनके अंदर की चीज़ें बहुत ही आश्चर्यजनक हो सकती हैं। युगों पुराने रहस्यों से लेकर भविष्य के निर्माणों तक, आइए मिलकर सबसे रोमांचकारी टाइम कैप्सूल को खोलते हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम अपने जीते जी कभी नहीं देख सकते थे। सभ्यता का तहखाना। प्रोफेसर और इतिहासकार थॉर्नेविल जैकब्स के नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट जिसमें वैज्ञानिक थॉमस पीटर्स भी शामिल थे, उनका 1937 और 1940 के बीच क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से निर्माण किया गया था। इस शानदार प्रोजेक्ट का मकसद 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर की सभ्यता में मानव विकास को समाहित करना था। इस 2000 क्यूबिक फुट अभेद एयर टाइट चैम्बर को एक भारी स्टील के दरवाजे के पीछे सील करने के साथ 1940 में वेलकर के जॉर्जिया के ओग्लथोर्पे विश्वविद्यालय के अंदर बंद कर दिया गया और इसे साल 8113 तक ऐसे ही भारी देखरेख में लपेटे रखने का इरादा है। लेकिन अगले 6000 सालों के लिए उन्होंने इस क्रिप्ट में क्या क्या रखा है भाई? खैर, इसमें सबसे पहले और सबसे जरूरी साहित्य और धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं। हाँ, माना कि ये इसकी सबसे फाड़ू चीज नहीं है, पर इसकी सबसे मस्त चीज पीटर द्वारा बनाया और जोड़ा गया वो खास डिवाइस है, जिससे पक्का हो सके कि इसे कभी भी आराम से पढ़ा जा सके। भले ही इन 6000 सालों में भाषाओं में कितने भी चेंजेस क्यों ना आए, लैंग्वेज इंटीग्रेटर कहा जाने वाला ये डिवाइस असल में साउंड के साथ चलने वाला एक हैंड प्रोजेक्टर है, जिसका मकसद भविष्य की सभ्यताओं को अंग्रेजी सिखाने के काबिल होना है। इसके अलावा इसमें बाकी चीजें भी हैं, जैसे कि टोस्टर, टाइपराइटर, सिलाई मशीन, कैमरा और एक टेलीफोन वगैरह वगैरह। दोस्तों, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस स्क्रिप्ट को आने वाले भविष्य में खोलने वाले लोगों के पास कितने हाई लेवल की टेक्निक हो सकती है। क्या पता भाई वो इतने एडवांस हो गए हों कि एक टाइपराइटर क्या होता है उन्हें इसका अंदाजा भी ना हो। इसमें कुछ कल्चरल आइटम्स को भी रखा गया है, जैसे कि कलाकृतियां, आभूषण, रेडियो शो की ट्रांसक्रिप्ट और हाँ, एक स्टफ्ड डोनाल्ड वाला खिलौना भी। हालांकि इस कैप्सूल का सबसे आकर्षक पहलू उस समय के बहुत से वर्ल्ड लीडर्स की आवाज की रिकॉर्डिंग है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से लेकर जोसेफ स्टालिन तक। ये इमेजिन करना काफी दिलचस्प है कि 20वीं शताब्दी के ये धांसू लोग आने वाले भविष्य के नेताओं की तुलना में क्या अपनी छाप छोड़ पाएंगे। लेकिन जनाब, फिलहाल जिस तेजी से वक्त और चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो हमारे वंशज शायद इस पर ज्यादा फोकस करेंगे कि इन 20वीं सदी के लीडर्स के स्पॉन्सर्स कौन थे, पेप्सी या फिर कोका कोला, है ना? दुनिया का सबसे बड़ा टाइम कैप्सूल। 4 जुलाई 1975 को नेब्रास्का के एक दुकानदार हेराल्ड कीथ डेविसन साल 2025 में खोले जाने वाले कैप्सूल को बनाना चाहते थे, ताकि उनके नाते पोते ये देख सकें और समझ सकें कि 70 के दशक की लाइफ कैसी थी। और ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। और जब 45 टन वजनी और 20x8 की मेजरमेंट के साथ इसे बनाया गया, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस कॉन्क्रीट कैप्सूल को दुनिया में सबसे बड़े कैप्सूल होने के तौर पर सर्टिफाई किया। हालांकि ओल्गथोर्पे विश्वविद्यालय, जहां वो सभ्यता का तहखाना बनाया गया था, उन्होंने दावा किया कि उनका कैप्सूल इससे काफी बड़ा था। इस दावे को टक्कर देने के लिए हेराल्ड ने 1983 में एक दूसरा टाइम कैप्सूल बना डाला और वो था एक विशाल कंक्रीट पिरामिड वाला कैप्सूल। लेकिन इस पिरामिड वाले कैप्सूल के अंदर क्या क्या कलाकृतियां छिपी हैं भाई? कहते हैं कि कुल मिलाकर इसमें 5000 से ज्यादा आइटम्स है, पर अफसोस कि हम उन सभी को एक एक करके आपको नहीं दिखा सकते। हालांकि कुछ ऑनरेबल मेंशंस में एक कावासाकी मोटरसाइकिल, बिकनी बॉटम्स, स्थानीय माता पिता के पत्र, सोडा की बोतलें, कैसेट्स, रिकॉर्ड्स, बॉलिंग पेन, पटाखे और एक पार्टी सूट शामिल है। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे हेराल्ड बस अपने पुराने कबाड़ को साफ कर रहा था भाई। चलिए, मजाक छोड़ता हूँ, लेकिन असल में इस कैप्सूल में कुछ बहुत ही कीमती चीजें रखी गई हैं। इस शानदार लिस्ट में एक नई नवेली, चेवी वेगा और 1975 की डेटसन जैसी धांसू चीजें हैं, जिसे 1983 में एक पिरामिड कैप्सूल में जोड़ा गया था। ये कार की माइलेज को कम रखने का एक सही तरीका है, जहां कुछ दादा दादी पैसे या परिवार की विरासत को पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन इन हेराल्ड डेविसन जनाब ने तो सच में खजाने से भरा एक पिरामिड छोड़ दिया मेरे भाई। स्पेस एज का ट्रेजर ट्रोव। किरदारों से लेकर म्यूजिक तक ऐसे ही कुछ फिल्में हैं बॉस, जो कि स्टार वॉर्स जैसा आइकॉनिक रुतबा रखती हैं। नेचुरली ये फ्रेंचाइजी यादगार लम्हों का एक शानदार भंडारा बन गया है, क्योंकि जार जार बिंक की कैंडी टंग को हर कोई अपनी जीप पर ही रखना चाहता है। खैर, इस बद्दी इमेज को गोली मारो। क्या आप जानते हैं कि स्टार वॉर्स के निर्माता जॉर्ज लुकास ने सच में ओरिजिनल स्टार वॉर्स मर्चेंट से भरे एक श्राइन को दफन किया था? जी हाँ, ये सच है। अरे नहीं, वो इस वाले जितना चमकदार और फ्यूचरिस्टिक बिल्कुल भी नहीं दिखता, पर हाँ, 19-20 का ही फर्क था उनमें। साल था 1981 और लुकासा फिल्म एक कंपनी के तौर पर अपनी 10वीं एनिवर्सरी मना रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि स्काई वॉकर रेंज
AKA लुकास फिल्म के साउंड डिजाइन और पोस्ट प्रोडक्शन का घर भी बस अभी अभी पूरा हुआ था। तो इतनी सारी खुशियों का जश्न मनाने के लिए स्काई वॉकर रेंज की साइट पर एक टाइम कैप्सूल को दफनाने का ये एकदम सही वक्त था। हाँ, जानता हूँ आपको दुख हुआ कि उन्होंने अपनी फिल्मों जैसे इसे यहाँ से बहुत दूर वाली गैलेक्सी में बीम क्यों नहीं किया, लेकिन बाकी के ज़ात और टाइम कैप्सूल के उलट जॉर्ज लुकास ने इसकी ओपनिंग डेट फिक्स नहीं की, बस इस उम्मीद में कि ये हजारों साल तक सही से टिका रहेगा। इसके अंदर की चीजें स्टार वॉर्स के डाई हार्ड फैन को खुशी से एक्सप्लोड करने के लिए काफी हैं बॉस। इंग्रेड पेपरवेट जिस पर मे द फोर्स बी विद यू लिखा गया है से लेकर कैबरनेट सोविनियन की एक कस्टम बोतल जिस पर lucasfilm.com का कहना है कि इस पर लुकास फिल्म कर्मचारियों की कैरिकेचर ड्राइंग मौजूद है। इसके अलावा इस श्राइन में बहुत से एक्शन फिगर, साउंड ट्रैक का एक कैसेट और यहाँ तक कि लुकास फिल्म और यूनिवर्सल के बीच उनकी 1973 की फिल्म अमेरिकन ग्रेफिटी के लिए साइन किया गया ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है। लुकास फिल्म साइट पर सच में कैप्सूल के अंदर की चीजों की एक लिस्ट है बॉस, जो मेरे हिसाब से एक स्टार वॉर्स मेगा फैन के लिए बचपन की किताबों से भरे एक बक्से के मिलने जैसा ही है। क्या बात है यार। द स्टीव जॉब्स मेथड। साल 1983 की तो क्या ही कहने, माइकल जैक्सन की थ्रिल नंबर 1 पर थी, सबको सस्ता था और हाँ, मेरे पास सर पर बाल भी थे। वही साल था जब टेक नर्ड्स का एक ग्रुप जिसमें 28 वर्षीय स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर भी शामिल थे, उन्होंने एस्पेन कोलोराडो में एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन सम्मेलन में भाग लिया। इस घटना को मार्क करने के लिए स्टीव और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे एक टाइम कैप्सूल को दफनाएंगे जो था एक 13 फीट लंबा कनस्टर जिसमें ऐसी चीजें थी जो उनके हिसाब से 1983 को सबसे बेस्ट तरीके से डिपिक्ट करती थी। इस तरह की कलाकृतियों में द मूडी ब्लूज बैंड की 8 ट्रैक टेप और साथ ही साथ वैलेंटाइन एले का एक पैक भी शामिल था, ताकि जो लोग उस टाइम कैप्सूल को खोजे उन्हें ठंडी बियर का कैन भी मिले। और हाँ, 80 के दशक का कोई भी श्राइन रूबिक क्यूब के बिना अधूरा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की बात हो रही है। टेक कहाँ पर है? वो फ्यूचरिस्टिक अनरिलीज्ड एप्पल डिवाइसेस कहाँ जो रिवील होने के इंतजार में, जैसे एप्पल कैप्सूल के अंदर एप्पल का एक और कैप्सूल, हाँ, या कम से कम एप्पल का वो आइकॉनिक लोगो जिसे आज सभी बखूबी जानते हैं, वो कहाँ है? तो सुनिए दोस्तों, असल में इस कैप्सूल में सिर्फ एक ही तकनीकी खजाना छिपा हुआ था। जैसा आप जानते हैं, 1983 वो साल था जब एप्पल ने अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर एप्पल लीजा जारी किया था। उस समय ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले पहले कमर्शियल कंप्यूटर्स में से एक था और इस वजह से इसकी कीमत $10,000 थी, जो आज के $27,000 के बराबर है। इसके लॉन्च का जश्न मनाते हुए जॉब्स ने कैप्सूल में लीजा के माउस को रखा और ये यकीनन आज के हिसाब से थोड़े आउटडेटेड लगते हैं, लेकिन भाई आखिरकार यहाँ बात भी तो टाइम कैप्सूल की हो रही है। इस ग्रुप ने इस टाइम कैप्सूल को खोलने के लिए साल 2000 को चुना, लेकिन एस्पेन साइट पर एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के चलते उन्होंने इसके एग्जैक्ट ठिकाने को ट्रैक कर दिया। फिर अचानक 2013 में, मतलब इसके दफनाने के 30 साल के बाद इसको खोजा गया, जिससे ये और ज्यादा कीमती बन गया क्योंकि 2011 में जॉब्स की छोटी उम्र में ही मौत हो गई थी। भले ही वो माउस और रूबिक क्यूब की खोज उनकी बेस्ट लेगेसी नहीं है, लेकिन जनाब, जमीन के ऊपर बनाई गई वो 2 ट्रिलियन की एप्पल कंपनी उनका नाम हमेशा जिंदा रखेगी। परी का रहस्य। 6 अप्रैल 1892 को यूटा में मॉर्मन सॉल्ट लेक मंदिर कंस्ट्रक्शन के 40 साल के बाद आखिरकार पूरा हुआ। निर्माण को आखिरी टच देने के लिए एक टॉप के ऊपर उन्होंने एक ग्रेनाइट गोलाकार कैपस्टोन और एंजल मोरोनी की एक सोने की मूर्ति रखी। ये एक ऐसा ओकेजन था जिसने 30,000 लोगों की भीड़ को आकर्षित किया था और बस इसी स्पिरिट में उस ग्रेनाइट बॉल के अंदर एक टाइम कैप्सूल को छुपाया गया। वो वहां अगले 128 सालों तक रहने वाला था, मतलब कि 2020 तक, जब मूर्ति को मरम्मत की जरूरत पड़नी थी। हटा जाने के 2 दिन बाद संरक्षण विशेषज्ञों और स्टोन मेसन को ध्यान से इस ग्रेनाइट की गेंद को काटा और उसने अंदर से 1 सदी से भी ज्यादा पुराने खजाने को फिर से हासिल कर लिया। पर बदकिस्मती से कैपस्टोन इंसुलेटेड नहीं होने के कारण इसकी आइटम ज्यादा बर्बाद हो गई थी। फिर भी वे धर्म ग्रंथों, उस समय की लोकप्रिय धार्मिक किताबों और साथ ही एक गोल्ड लीफ कॉपर प्लेट को पहचानने में कामयाब रहे, जिस पर मंदिर की लीडरशिप का नाम गुदा हुआ था। यहाँ तक इस कैप्सूल में तस्वीरें मिली जिनके बारे में लोगों का दावा है कि वे मोमनिज्म के फाउंडर जोसेफ स्मिथ के स्नैपशॉट हो सकते हैं, पर अफसोस कि एलिमेंट्स ने उन तस्वीरों को मेरी नशे वाली सेल्फी से भी कम देखने लायक छोड़ा था। हालांकि अच्छी बात यह है कि उन्होंने लगभग 400 सिक्कों की भी खोज की जो कंक्रीट में बंद थे, जिनमें ज्यादातर निकल, पेनीज, डाइम्स और क्वार्टर थे। बढ़ती महंगाई को देखा जाए तो क्या ये मरम्मत की कीमत को कवर कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैनासोनिक एक्सपो 70। साल था 1968 और 2 जापानी कंपनियों पैनासोनिक और मेनिची समाचार पत्र को जापानी विश्व प्रदर्शनी 1970 के लिए एक टाइम कैप्सूल बनाने की चुनौती दी गई थी, जिसे उनके आइकॉनिक ओसाका कैसल की साइट पर दफनाने का इरादा था। लेकिन इससे पहले प्लानिंग और रिसर्च में कई साल लग गए, जब तक कि इस ड्यूअल टीम ने कुल 298 ऐसी स्पेसिफिक आइटम्स पर मुहर नहीं लगाई जो कि जापानी संस्कृति को संरक्षित करने के मकसद से एक फ्यूचरिस्टिक लगभग यूएफओ जैसा दिखने वाला
वाला टाइम कैप्सूल में रहा होगा। इसके अंदर आप एक जापानी ध्वज, एक स्लिंकी, गेटा सैंडल, ग्रीन बॉटल फ्लाई के नमूने, एक पोर्टेबल रेडियो, एक राइस कुकर, एक मॉडल हवाई जहाज और अंतरिक्ष यात्री भोजन को पा सकते हैं, जो यकीनन मिड 50s के जापानी अंतरिक्ष कार्यक्रम को दर्शाता था। हालांकि इसमें सबसे दिलचस्प दूसरे विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा की परमाणु बमबारी के बचे लोगों के रेडिएशन से काले हुए वो नाखून हैं। माना कि अजीब लग सकता है, पर इस कैप्सूल में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करती है हम मानव इतिहास के उस काले पन्ने को कभी नहीं भूलेंगे। पैनासोनिक की माने तो इस कैप्सूल में हर एक वस्तु को उस समय की सबसे एडवांस संरक्षण तकनीकों के साथ ट्रीट किया गया था और इस कैप्सूल की समय सीमा को देखते हुए उन्हें इसकी जरूरत भी थी। दोस्तों, सबसे पहले इसे 2000 में खोलने का इरादा था और उसके बाद हर 100 साल में एक बार। हालांकि उन्होंने इस ओरिजिनल कैप्सूल का एक सटीक डुप्लीकेट भी बनाया जो बेहद गहरा दबा हुआ है और इस दूसरे कैप्सूल को खोलने के लिए साल 5970 को चुना गया। और कौन जानता है कि तब तक मानव सभ्यता कैसी दिखेगी। बस उम्मीद है कि तब तक ह्यूमन रेस को जेनेटिकली हूबहू अपने जैसे इंजीनियर करने का मेरा प्लान कामयाब हो गया होगा और मैं इसकी शुरुआत अपने 10 लाख सब्सक्राइबर्स से करूंगा बॉस। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टाइम। 1957 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AKA MIT ने अपनी बिल्डिंग नंबर 26 खोली जो कॉम्पटन लेबोरेटरी का घर है। इस खुशी के मौके पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हेराल्ड एडगर्टन अपने टाइम कैप्सूल को दफनाने का आइडिया लेकर आए। एक ऐसा टाइम कैप्सूल जिसे 1000 साल के बाद यानी 2957 में खोलने का इरादा था। चलिए 58 साल को फास्ट फॉरवर्ड करके 2015 में चलते हैं, जहां MIT की नई नैनो टेक्नोलॉजी लैब पर काम कर रहे एक मजदूर ने गलती से उस टाइम कैप्सूल की खुदाई कर डाली, जिसे बीच के सालों में लगभग भुला दिया गया था और एक बहुत ही स्पष्ट लेबल के साथ जिसमें लिखा गया था कृपया 2957 AD तक इसे ना तो खोलें। ना उन्होंने कैप्सूल निर्माता की भावनाओं का सम्मान करने का फैसला किया, क्योंकि भाई इस कैप्सूल को घेरने वाला ग्लास खास तौर से MIT ग्लास ब्लोइंग लैब में बनाया गया था और इस सामग्री को बचाए रखने के लिए इसमें ऑर्गन गैस भरी गई थी, इसलिए इसे खोलने के लिए इसकी प्रिजर्वेशन नष्ट हो जाती है। लेकिन हमारे बीच के जिज्ञासुओं के लिए मस्त बात यह थी कि इस कैप्सूल का कांच पारदर्शी था, मतलब कि इतिहासकार इसकी आधी सी दिखने वाली सामग्री की जांच कर सकते थे। अंदर वे फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ बोस्टन के सिक्के, 1957 के MIT ग्लास का एक स्मारक मग, सिंथेटिक पेनिसिलिन का एक कंटेनर और क्रायोट्रॉन को देख सकते थे। लास्ट में बताई गई चीज असल में एक सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस था जो कैप्सूल के दफनाने के टाइम पर कहा जाता था कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में शानदार क्रांति ला सकता था। हालांकि अंत में बाकी टेक्नोलॉजीज ने क्रांति लाने में भूमिका निभाई और क्रायोट्रॉन से बात नहीं बन पाई। हालांकि जो अभी भी महत्व रखता है वो उस समय MIT के अध्यक्ष डॉक्टर J.R. किलियन का एक पत्र था जिसे कैप्सूल में रखने के लिए लिखा गया था, जिसमें लिखा गया था हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अगले 1000 सालों में क्या होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि आपको यूनिवर्स की हमसे बेहतर समझ होगी, इसलिए हम कामना करते हैं कि आप ज्ञान की खोज में निरंतर सफलता प्राप्त करें। बेचारे लोग, उन्हें क्या पता कि हम टिकटॉक वाली जनरेशन है। हाँ, क्राइस्ट का कैप्सूल। आप यहाँ जो देख रहे हैं वो आपको यीशु की एक आम सी मूर्ति लग सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि असल में ये एक सीक्रेट टाइम कैप्सूल है बॉस। उत्तरी स्पेनिश प्रांत बर्गोस में सेंटा एग्युएडा के चर्च में क्रूज पर चढ़ाए गए मसीह की एक लकड़ी की मूर्ति है। 2017 में मूर्ति की कुछ मरम्मत की जानी थी। हालांकि जैसे ही बहाली टीम ने मूर्ति की कमर से कपड़े का एक टुकड़ा हटाया तो उन्हें वहां पीछे की तरफ एक से कई ज्यादा दरारें दिखाई दी। ये पता चला कि जीसस क्राइस्ट की इस मूर्ति के पीछे कई रहस्य छिपे हुए थे। हालांकि चेहरे के उस हाव भाव को देखते हुए मैं ये नहीं बता सकता कि क्या वो उस जांच पड़ताल का स्वागत कर रहे थे या फिर वो इससे दुखी थे। खैर जो भी हो, पर मूर्ति की इस जांच पड़ताल में उस टीम को यीशु के अंदर एक रहस्यमय हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिला। मैंने भी एक बार लड़की को नोट लिखा था, लेकिन मुझे तो बदले में बस सलाह की मिली थी। दोस्तों, ये नोट असल में 1777 का है, मतलब कि लगभग 240 साल से भी पहले का। इसे वहां उस समय बर्गोडे ओस्मा के गिरजाघर के एक पुजारी ओवाकीन मिंगवेज द्वारा रखा गया था। दुर्भाग्य से उसके पास हमें प्रदान करने के लिए भविष्यवाणी का कोई ज्ञान नहीं था, बल्कि ये बस एक लिखित टाइम कैप्सूल कमेंट्री थी जो हमें उस समय स्पेन में रोजमर्रा के जीवन के बारे में बताती है। कार्ड और बोल गोम्स जैसे लोकप्रिय मनोरंजन से लेकर स्पेन के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल तक, यहाँ तक कि उन्होंने सामान्य बीमारियों जैसे कि टाइफाइड बुखार के साथ साथ प्रसिद्ध लोगों और उस समय के लोकप्रिय बुल फाइटर्स पर भी टिप्पणी की है। कुल मिलाकर ये लेटर उस समय के जीवन के बारे में एक शानदार जानकारी देता है। लेकिन भैया, मेरा बस एक ही सवाल है, ओवाकीन ने इसे यीशु के पिछवाड़े में क्यों छिपाया था? मार्थे डी फ्लोरियन। दोस्तों, चलो 1939 के पेरिस की यात्रा करते हैं। ये 29 अगस्त है और फ्रांसीसी सोशलाइट अभिनेत्री और पेशेवर मिस्ट्रेस मार्थे डी फ्लोरियन 74 साल की उम्र में पेरिस के अपने शानदार अपार्टमेंट को छोड़कर मर जाती हैं। फिर ये प्रॉपर्टी उनकी 23 वर्षीय पोती
सोलेंज ब्यूगेरोन को विरासत में मिलेगी, जो 3 साल के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेरिस के जर्मन कब्जे से बचकर फ्रांस के दक्षिण में भाग जाएगी। हालांकि अपार्टमेंट में कभी वापस न आने के बावजूद न जाने क्यों सोलोंगे ने 2010 में अपनी मृत्यु तक इसके किराए का भुगतान करना जारी रखा था। इस बीच इस अनटच्ड अपार्टमेंट के हाल बद से बदतर होते चले गए, जिससे आप कह सकते हैं कि यह अपने टाइम में एक टाइम कैप्सूल जैसा बन गया। सोलेंज की मृत्यु के बाद जब अपार्टमेंट को आखिरकार खोला गया तो पुराने दिनों की ठाठ पूरी तरह गायब थी। पुरानी सजावट और ट्रिकेट पूरी तरह से धूल से भरे पड़े थे। दीवारों के वॉलपेपर भी मुरझाए हुए थे। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और प्रेम पत्र भी ठीक वैसे ही पाए गए जैसे कि मार्थे डे फ्लोरियन ने उन्हें छोड़ा था, जो उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए कहना सुरक्षित होगा कि पक्का वहां लाखों रोमियो के दिलों के साज भी होंगे। इशारा समझ रहे हो? बाकी अवशेष जैसे कि एक मिकी माउस और पोकी पेग स्टफ्ड खिलौना वो भी वहां पड़े हुए थे, जैसे कि ठीक 7 दशकों पहले उनको रखा गया था। और हाँ, कमरे के इस रंगीन शतुर्मुख का जिक्र भी जरूरी है। लेकिन इन सभी अजीब व गरीब छोटी छोटी चीजों के बाद खुद मैडम डी फ्लोरियन भी छिपी हुई थी। ये उनका जियोवन्नी बोल्डनी द्वारा बनाया गया ओरिजिनल पोर्ट्रेट है। बोल्डनी महत्वपूर्ण प्रतिभा और खासी प्रसिद्धि वाली एक इतालवी चित्रकार थी और इसी वजह से लंबे समय से खोई हुई पेंटिंग को 2010 में 3 मिलियन यूरो में नीलाम किया गया, जिससे ये बोल्डनी की अब तक की सबसे मूल्यवान पेंटिंग बन गई। वाह क्या बात है। 100 साल। दोस्तों, अवतार 2 मूवी का लंबा इंतजार करना ऐसा था जैसे मानो 100 साल हो गए हो। लेकिन क्या आपको पता है कि सच में एक ऐसी रियल मूवी है जिसका प्रीमियर साल 2115 में ही होना है? अरे नहीं यार, मैं अवतार 3 की बात नहीं कर रहा। साल 2015 में फिल्माई गई 100 Years को द मूवी यू विल नेवर सी का टैग दिया गया है। इनफैक्ट शायद ही किसी को फिल्म या इसके प्लॉट के बारे में कुछ खास पता हो। बस इतना पता है कि इसके डायरेक्टर रॉबर्ट रॉड्रिच हैं। इसमें भूमिका निभाने के साथ साथ जॉन मल्कोविच ने इसे लिखा है और इसमें जो शुआ चांग और मार्को जारोर भी हैं। अभी फिलहाल ये टॉप सीक्रेट फिल्म बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे एक हाईटेक वाली तिजोरी में बंद और सुरक्षित है, जो 18 नवंबर 2115 को ऑटोमेटिक तरीके से खुल जाएगी। इस फिल्म का प्रीमियर तभी और सिर्फ तभी 1000 आमंत्रित अतिथियों के सामने होगा। लेकिन भाई, जिन्हें अभी इनविटेशन भेजा है ना, वो तो तब तक मर चुके होंगे, है ना? तो जनाब, बस इसीलिए ही इसके क्रिएटर्स ने मेटल से इसकी टिकट बनाई है, ताकि अभी वाले अपने भविष्य के वंशजों को विरासत में इसको दे सकें। हाँ, माना कि ये टाइम कैप्सूल के आइडिया में एक मजेदार ट्विस्ट है, लेकिन ये कथित तौर पर लुई द 30 कॉन्यक के लिए एक एलोबरेटेड प्रमोशन का हिस्सा भी है। इस लग्जरी शराब को कथित तौर पर मैच्योर होने में 100 साल लगते हैं, जो फिल्म के कॉन्सेप्ट के लिए एक जनरल बेस प्रदान करता है। हालांकि क्या फिल्म कॉन्यक के इर्द गिर्द घूमेगी या सिर्फ बहुत ही अंधाधुंध उत्पाद प्लेसमेंट होगी? वेल, बाकी सब चीजों की तरह ये भी एक रहस्य बना हुआ है। वॉल स्ट्रीट ट्रेजर चेस्ट। 1600 के दशक में डच व्यापारियों ने नेटिव अमेरिकियों के साथ व्यापार करने और कॉलोनीज स्थापित करने के लिए नियमित रूप से अमेरिका की यात्रा करना शुरू किया। 1614 में डच व्यापारियों के एक समूह को डच नेतृत्व से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में विशेष व्यापारिक अधिकार दिए गए थे, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने न्यूयॉर्क शहर और इसके सभी व्यवसायों की शुरुआत की थी। 300 साल बाद 1914 में लोअर वॉल स्ट्रीट बिजनेस मेंस एसोसिएशन ने ट्राइसेंटेनियल को एक टाइम कैप्सूल के साथ मार्क करने का फैसला किया। इसे 60 साल के बाद 1974 में खोलने की योजना थी। हालांकि उस समय तक लोअर वॉल स्ट्रीट बिजनेस मेंस एसोसिएशन अस्तित्व में नहीं रहा, तो इस टाइम कैप्सूल को भुला दिया गया। फिर अचानक 90 के दशक के अंत में इसे न्यूयॉर्क सिटी के चेल्सी क्षेत्र में एक आर्ट स्टोरेज यूनिट में फिर से खोजा गया। हालांकि इस पॉइंट पर यह तय किया गया कि इसे 2014 तक बिना खोले छोड़ना ही बेस्ट था, मतलब कि ठीक इसके निर्माण के 100 साल के बाद। लेकिन असल में इस भारी ब्रॉन्ज बॉक्स के अंदर क्या छुपाया गया था? खैर, 2014 में हमें आखिरकार पता चल ही गया। ज्यादातर हिस्से के लिए इस कैप्सूल की सामग्री खास रोमांचक नहीं थी। इसमें सिर्फ मेनली 100 साल पुरानी किताबें, अखबार, मेडल वगैरह शामिल थे। हालांकि इसमें उस समय के राजनेता गवर्नर मार्टिन ग्लिन का एक दिलचस्प टेलीग्राम भी था, जिसमें कहा गया था कि हर समस्या जो अब न्यूयॉर्क का ध्यान खींचती है उसका समाधान मिल गया है। मुझे लगता है कि 1914 की तुलना में अब सड़कों पर कम घोड़े की लीद होती होगी। सामग्री से कुछ हद तक निराश न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल सोसाइटी ने 2114 में खोलने जाने वाली एक नए कैप्सूल के साथ इस कैप्सूल को फिर से भरने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सोसाइटी के क्यूरेटर मार्गरेट हॉफर में से एक के रूप में हाई स्कूलर्स के एक समूह की मदद ली। हॉफर चाहता था कि नया कैप्सूल एडल्ट्स की आंखों से देखी जा सकने वाली लोकप्रिय संस्कृति को रिफ्लेक्ट करे। पहले कैप्सूल की बोरिंग चीजों के उलट नए कैप्सूल में स्टारबक्स कप, एक आईफोन बॉक्स, ईयरबड्स और यहाँ तक कि लेडी गागा टिकट जैसी चीजें शामिल है। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें तो उन्हें क्लासिक वाइन की क्लिप से भरे थंब ड्राइव से भर देना चाहिए था। वाइन हम अभी भी आपको मिस करते हैं भाई।
मिलेनियम कैप्सूल। मिलेनियम का नया मोड़ एक शानदार अवसर था जिसे बड़े जोरों शोरों से मनाया गया और उस वक्त बिल क्लिंटन के संयुक्त राज्य अमेरिका में सत्ता में होने के कारण प्रशासन को 1000 साल में एक बार होने वाली इस घटना को मार्क करने के लिए टाइम कैप्सूल से बेहतर और कोई तरीका नहीं मिला। 2100 में खोले जाने के लिए तैयार वे 22वीं सदी के लोगों को दिखाना चाहते थे कि 20वीं सदी में जीवन असल में होता कैसा था। और अगर आप मुझसे पूछें तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया। इस कैप्सूल में एक सेलफोन, बर्लिन की दीवार का एक टुकड़ा, नील आर्मस्ट्रांग की चंद्रमा पर उतरने की एक फिल्म, अधिकारों का बिल और द्वितीय विश्व युद्ध का एक हेलमेट जैसी चीजें थी। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण आइटम वो है जो सच में अमेरिका की भूमि को सही से डिफाइन करती है और वो है शानदार आइटम। जी हाँ, होस्टेस ट्विंस की। जी हाँ, एक असली अमेरिकी होने के नाते उन्होंने इसमें प्रोसेस्ड शुगरी फूड भी डाला था। अफसोस की बात यह है कि आने वाली पीढ़ियां ट्विंकियों के लिए हमारे नशे को नहीं जान सकती क्योंकि चूहों को खासा अट्रैक्ट करने के कारण उन्हें इस कैप्सूल से निकालना पड़ा भाई। हालांकि ईमानदार होने के नाते हम सभी जानते हैं कि इसे इसलिए निकाला गया क्योंकि व्हाइट हाउस के कुछ लोगों को भूख लगी थी। शौचालय में जर्मन। 2016 में एक रूसी साथी लुकी चेव दिमित्री अपने बाहरी शौचालय के लिए एक नाला खोद रहा था। हालांकि जब उनका फावड़ा किसी धातु से टकराया तो उन्होंने वहां सच में एक शानदार चीज पाई। एक धातु का बक्सा जल्दी सामने आया जिससे लुकी चेव के हाथ जर्मन वर्ल्ड वॉर 2 में एक अधिकारी द्वारा छोड़े गया एक फील्ड लॉकर लग गया। यह लगभग 1944 और 1945 के बीच का वक्त था। इसके अंदर का सामान लगभग 60 सालों से सुरक्षित था। शुक्र बॉक्स के ढक्कन पर लगी उस रबर की सील का। अंदर वे सभी खास सैन्य वस्तुएं थीं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, वर्दी, आईडी पास, नकदी वगैरह। लेकिन इसमें बाकी बुनियादी जरूरतों के लिए एक जगह थी, जैसे शराब और सिगार, जो आज के आम दिनों के लिए भी जरूरी है। एक नियमित विश्व युद्ध की तो बात छोड़ ही दो भाई। वर्दी का विश्लेषण करने के बाद इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि यह बॉक्स एक जर्मन सैनिक का था जो उसकी वर्दी के आधार पर देखें तो शायद मेडिकल कोर में एक डॉक्टर था, और जबकि इतिहासकारों ने कहा कि वे सैनिक के वंशजों को ट्रैक करने में सक्षम होंगे, पर ऑनलाइन स्रोतों से ऐसा कुछ भी पुष्टि नहीं हुई। हो सकता है कि अगर उन्होंने सिगरेट एंड बूज फाउंड टाइटल के साथ अमेज़न पर इसकी ऐड डाली होती तो क्या पता उनकी कुछ और दिलचस्पी जाग जाती। तो बस मियां, आज के लिए बस इतना ही। तो बताओ आप अपने टाइम कैप्सूल में क्या रखेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।